मेरी रूममेट मुझे 1 घंटे से समझा रही थी, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर रुकने के लिए मान ही नहीं रहा था, क्योंकि 1 घंटा पहले ही मेरी वार्डन के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद मेरा यहाँ पर ठहरने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने घर कॉल करके अम्मी को बताना चाहा, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था। यार, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं कोई मैच्योर लड़की नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसे कोई उठाकर ले जाएगा, मैंने कोफ्त से कहा। फिलहाल मेरे लिए तुम एक छोटा सा बच्चा ही हो। तुम बहुत गुस्से में हो, इसी वजह से बगैर सोचे समझे फैसला ले रही हो। अगर तुम मुल्क के हालात के बारे में सोचो तो शायद तुम्हारा दिमाग ये सब करने से रुक जाए। मैंने नहीं रुकना और ना ही सुबह का इंतज़ार करना है। मैंने अभी और इसी वक्त घर जाना है। अब मैंने भी उससे 2 टोक लहजे में बात की। रूममेट बिल्कुल खामोश हो गई। तुम्हें पता है, जिस बस स्टॉप से हम अपने घरों को जाते हैं वो भी आसिफ ज़दा है। जब से वहाँ पर एक हादसा पेश आया है तब से लोग रात के वक्त वहाँ जाना छोड़ चुके हैं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे इस तरह की कहानियाँ सुनाकर मुझे डरा कर रोक लोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने ना तो तुम्हारी इन झूठी कहानियों पर यकीन करना है और ना ही मुझे उन लोगों की बातों पर यकीन है जो खुद तो कोई काम करते नहीं लेकिन दूसरों को भी डरा देते हैं। रूममेट के साथ मैं उन्हीं बातों में मसरूफ़ थी जब अचानक वहाँ पर एक और लड़की आ गई। मुझे उस वक्त सामान पैक करते देखकर वो भी परेशान हो गई और कहने लगी, अलीशा यार, तुम इस वक्त कहाँ पर जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रात के इस वक्त तुम्हें कौन सी गाड़ी मिलेगी? अगर तुमने भी मुझे इसी तरह बातें सुनानी है तो मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, खामोश हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों की बात को नहीं मानना और ना ही मैंने अब यहाँ पर रुकना है। तुम लोगों को पता है, वार्डन ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की थी, जिसके बाद उसकी जगह पर मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती। ये कहकर मैं जल्दी से सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही सामान पैक करके मैंने अपना बैग उठाया। अपने रूममेट से मिलकर मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, सिर्फ आज रात के लिए रुक जाओ। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर तुम चली गई तो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें घबराने की फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी भी मुश्किल में नहीं फंसूंगी और अगर फंस भी गई तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है। मुझे पकड़ने या मुझे अगवा करने वालों को वो ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ निकालेगा। मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मुझे गुंडों का या इंसानों का डर नहीं है, बल्कि मुझे उस आसेब का डर है जो स्टेशन पर रहता है। मैंने सुन रखा है कि वो कोई बहुत ही जालिम शे है जो एक बार किसी इंसान के साथ चिमट जाए तो फिर उसे कब्र तक लाकर ही छोड़ती है। मैं तुम्हें तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या सुनाती हूँ। तब मैं भी यहाँ पर थी। हमारे हॉस्टल की ही एक लड़की थी, वो भी रात के वक्त सफ़र करने के बारे में सोच रही थी। मैंने जब उसे मना किया तो वह मेरा मजाक बनाने लगी और मुझे कहने लगी, तुम अपने पुराने ज़माने वाली बातों पर यकीन रखती हो, जबकि ज़माना बदल गया है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज जो लोग ये बातें करते हैं उन्हें हम बेवकूफ़ समझते हैं। उसने न सिर्फ मेरा मजाक बनाया बल्कि मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पहुँच कर दिखाऊंगी और देखना, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम कह रही हो। मैंने खामोशी से उसे जाने के लिए कह दिया, लेकिन आज भी मैं पछता रही हूँ कि काश उस दिन मैं उसे रोक लेती तो बाद में उसके साथ ये सब कुछ ना होता। तुम मुझसे पूछना चाहोगी कि उसके साथ क्या हुआ? जैसे ही वो घर पहुंची उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसके जिस्म से कांच निकलने लगे जबकि उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया। ये सब कुछ उसके साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक होता रहा। उस स्टेशन की जालिम शे ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था और उसे नुकसान पहुंचाने लगी थी। घर वाले उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हर तरह के आमिल से राब्ता करके देखा, लेकिन किसी को भी उसका इलाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो शे उसके जिस्म पर काबिज हो गई थी वो उनकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर थी। वो उसके साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक लड़ती रही, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। मेरी रूममेट जब ये कहकर चुप हुई तो मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। मुझे वाकई बहुत हंसी आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी अच्छी कहानी बना सकती है। वो मुझे यूं हंसता देखकर गुस्सा हो गई। मुझे धक्का देते हुए कहने लगी, ठीक है, अगर तुमने जाना है तो जाओ,
لیکن بعد میں اگر تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اور اب تو مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں روکا نہیں۔ میں نے تمہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن تم میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر روم میٹ نے منہ پھیر لیا۔ میں جلدی سے اس کے گلے لگ گئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میری پیاری بہن، تم فکر ہی مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تمہاری اس کہانی کا سوال ہے تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، یہ کہانی تم کسی ڈائجسٹ میں چھپوا دو، میں گارنٹی سے کہتی ہوں یہ بہت ہی اچھی مشہور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے اس سے دور ہٹی کیونکہ وہ مجھے مارنے کو دوڑی تھی۔ اس کے بعد میں نے سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں ہاسٹل کے دروازے تک پہنچی تھی جب مجھے اپنے پیچھے وارڈن کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وارڈن مجھے سرخ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اس کی حالت بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، مجھے تو وہ ویسے بھی بہت زہر لگ رہی تھی۔ میں تمہیں روکنا تو نہیں چاہتی، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تم غصے میں آ کر اپنا نقصان کرنے جا رہی ہو لڑکی۔ آپ کو میرے نقصان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوا بھی تو میں اسے بھر لوں گی، آپ فکر مت کریں اور نہ ہی ٹینشن لیں کہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے کوئی موٹا کوٹ پہننا چاہیے تھا۔ آج سردی میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت میں نے ہلکی سی شال اوڑھ رکھی تھی جبکہ ایک پتلی سی سویٹر پہنی تھی۔ کوٹ بھی اس وقت میرے بیگ میں موجود تھا، لیکن میں بیگ کو یہاں پر کھول نہیں سکتی تھی، پہلے ہی مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں جلد سے جلد اسٹیشن پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی روم میٹ کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتی اور اسٹیشن بھی میں آتی جاتی رہتی ہوں، لیکن اب مجھے واقعی ڈر لگنے لگا۔ میں اس اسٹیشن سے صرف ایک بار اپنے گھر واپس گئی تھی، وہ بھی صبح کا وقت تھا۔ اس صبح بھی کافی عجیب واقعہ پیش آیا، لیکن میں نے اس واقعے کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ آج اپنی روم میٹ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل خوف زدہ ہوا، لیکن پھر غصے کا ہول میں نے دوبارہ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ اب تو مجھے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ شاید وارڈن کی وجہ سے میں اپنے ساتھ ہی زیادتی کرنے جا رہی ہوں۔ اب تو میں نے قدم اٹھا لیا تھا، اب صرف اور صرف میں نے اس پر قائم رہنا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اسٹیشن مجھ سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ تھوڑی دور جا کر میری اسٹیشن پر نظر پڑی جو یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر پہلے سے ہی کوئی موجود تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکا ہے جس نے کالے رنگ کی ہوڈ پہن رکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے۔ سنسان جگہ پر ایک تنہا لڑکے کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوچ کر ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں خود کو گالیاں دینے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اکیلے یہاں پر آنے کی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ اپنی روم میٹ کو ہی ساتھ لے آتی، کم از کم جب تک مجھے بس نہ ملتی تب تک وہ میرے ساتھ تو رہتی۔ لیکن اس وقت مجھ پر ایک عجیب ہی بھوت سوار ہو گیا تھا کہ بس کسی نہ کسی طرح میں نے ہاسٹل سے نکلنا ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ اب سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی بہت بڑی تکلیف پہنچنے جا رہی ہے۔ اب تو میں اپنے پولیس آفیسر بھائی کو بھی بھول چکی تھی۔ میں نے گردن جھکا لی اور تیزی سے چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی جب وہاں نہ پہنچی تو میں نے حیرت سے سامنے دیکھا، جہاں پر اسٹیشن مجھ سے ابھی بھی اتنے ہی فاصلے پر تھا جتنے فاصلے پر پہلے تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے دوبارہ سے گھور کر دیکھا، لیکن منظر نہیں بدلا تھا، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اتنی دیر سے چل رہی ہوں، پھر میں کیسے اسٹیشن سے اتنے فاصلے پر ہو سکتی ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں نے سامنے دیکھ کر چلنا شروع کیا، لیکن فی الحال یہ بات میں اگنور کر چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر جو شخص تھا اب وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچی ایک بہت بڑی بدبو نے میرا استقبال کیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اپنے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود مجھے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی روم میٹ کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی اور شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ آخر یہاں پر ایسا کون ہو سکتا ہے جسے میرا نام پتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔
जिसने काले रंग की हुड पहनी थी। यही वो लड़का था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले दूर से देखा था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो तब ये यहाँ से गायब हो गया था। अब दोबारा से वो एकदम वहाँ पर आ गया था। जैसे ही उसने अपने हुड की टोपी पीछे की, मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़का मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जब कोई आपको किसी बात से मना करता है तो जिद नहीं पकड़ लेते, बल्कि उसकी बात मान लेते हैं। बाद में इंसान बहुत सी मुश्किलात में फंस जाता है, ऐसी मुश्किलात जिनसे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वो बगैर कोई तमहीद बांधे मुझे थोड़ी देर पहले का किस्सा सुना रहा था और थोड़ी देर पहले का हवाला दे रहा था। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसे कैसे मालूम कि किसी ने मुझे यहाँ आने से मना किया है। मैं उससे ये भी पूछना चाहती थी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम, लेकिन ये बात मेरे मुंह से निकल ही नहीं रही थी। मैं चाह कर भी ये अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। मैं शदीद बेबस महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा, तुम इंसान बहुत बेवकूफ़ होते हो, इससे बढ़कर तुम लोग बहुत बेबस होते हो। तुम जानबूझकर खुद को मुश्किलात में फंसा लेते हो। बेबसी से अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद वो मेरे करीब खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने जिस्म को हरकत दे पाती। उसे वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी जब मेरी नज़र अचानक एक बस पर पड़ी जो दूर से आ रही थी। बस को देखकर मैंने शुक्र का सांस लिया और इरादा किया कि जल्दी से उस बस पर सवार हो जाऊंगी। जैसे ही बस मेरे करीब आकर रुकी तो अचानक ही मेरे जिस्म को झटका लगा। मेरा वजूद जल्दी से आज़ाद हो गया। मैं बस की तरफ बढ़ने लगी जब मुझे दोबारा उसकी आवाज़ सुनाई दी। जल्दबाजी में इंसान बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, लिहाजा अजनबी जगहों पर अजनबी लोगों से और अजनबी चीज़ों से इंसानों को परहेज़ करना चाहिए। किसी पर यकीन करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। मुझे लग रहा था ये कोई पागल नफ्सियाती इंसान है। उसी वजह से मैंने फैसला किया कि मज़ीद उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जल्दी से बस पर सवार हो गई। मैं जो सोच रही थी मेरी उससे जान छूट गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे पीछे ही बस पर चढ़ जाएगा, मेरे करीब ही आकर बैठेगा। उसे वहाँ बैठे देखकर मैं ड्राइवर को आवाज़ देने लगी कि इसे यहाँ से उठाओ, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया। अपनी आंखों से ये मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। इस कदर शदीद सर्दी में भी मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। और मेरे खौफ में इजाफा तो उस वक्त हुआ जब मैंने देखा कि पूरी बस में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी, जबकि ड्राइवर मुसलसल शीशे में मुझे देख के जा रहा था। उसकी आंखें बहुत अजीब व गरीब थी और उसके चेहरे पर एक मनहूसियत फैली थी। मेरा दिल किया कि मैं रोना शुरू कर दूं। मैंने सोचा कि उसे बोलती हूँ कि मुझे यहीं पर उतार दे, लेकिन उस वक्त जिस रास्ते पर चल रही थी मैं उस रास्ते से अनजान थी। बल्कि मैं तो हैरान हो रही थी कि आखिर ये कौन सा रास्ता है, मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आई। फिर मुझे यूँ लगा कि शायद मुझे अगवा किया जा रहा है। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और भाई को कॉल मिलाने लगी, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मोबाइल में सर्विस ही नहीं थी, बल्कि मेरी सिम ही काम नहीं कर रही थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये पूरा इलाका बहुत कमर्शियल था और यहाँ पर एक लम्हे के लिए भी सर्विस गायब नहीं होती थी। अगर कभी गायब हो जाती तो लोग वावेला मचा देते थे। मैंने 10 मिनट तक सर्विस वापस आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब सर्विस वापस नहीं आई तो मैंने खुद ही ड्राइवर से बात करने का फ़ैसला किया। मैं तेज़ी से अपनी सीट से उठी और ड्राइवर के थोड़े करीब जाकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि मेहरबानी करके अब बस यहीं पर रोक दें, मुझे भाई आकर ले जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैं उसे पूछना चाहती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी। मुझे लग रहा था कि जितनी मैं उस ड्राइवर से उलझूंगी उतना ही मेरे खौफ में इजाफा होता चला जाएगा। लिहाजा मैंने उससे कहा कि मेरा दिल वाकई बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं मज़ीद सफ़र नहीं कर सकती, आप मेहरबानी करके बस रोक दें। मेरी बात सुनकर उसने शीशे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसकी आंखों के बदलते रंग देखकर मेरा पूरा जिस्म दोबारा से खौफ से कांपने लगा।
पहले ही थोड़ी देर कबल पेश आने वाले वाक़े की वजह से मेरे वो सान ख़ता हो गए थे, और अब उस ड्राइवर का मुझे इस तरह से घूरना मुझे दोबारा उसी खौफ में मुब्तला कर रहा था। चंद लम्हे तो मैं उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने मज़ीद देखा तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें फेर ली। मुझे निगाहें फेरता देखकर वो कहने लगा, अगर तुम इतनी ही डरपोक थी तो तुमने रात के वक्त सफ़र करने का इरादा क्यों किया? जब तुम्हें सब लोग समझा रहे थे तब तुमने उन लोगों की बातें क्यों नहीं मानी? अब जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। ड्राइवर की बात सुनकर मेरा दिल फटने के लिए तैयार हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगा, रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तुम्हें हम लोगों से कोई नहीं बचा सकता। जहाँ तक गाड़ी रोकने की बात है तो हमने इस वक्त गाड़ी नहीं रोकनी, क्योंकि बस में तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये कहकर उसने निगाहें मुझसे हटा ली और सामने की तरफ देखने लगा। ड्राइवर की दूसरी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं सोचने लगी कि बस में तो सिर्फ मैं ही मौजूद थी, फिर बाकी लोग कहाँ से आ गए? लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे लगा सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। बस पूरी की पूरी भरी थी। वहाँ पर हर तरह के लोग बैठे थे। औरतों की तादाद भी ज़्यादा थी। वो सारी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखे चले जा रहे थे। जिस सीट पर थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी वहाँ पर वही नौजवान बैठा था जो मुझे स्टेशन पर मिला था। मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए चले जा रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, अब तुम हम लोगों से पीछा कैसे छुड़वाओगी? अचानक मेरी नज़र बस की दीवार पर लगी एक तहरीर पर पड़ी। लिखा हुआ था, जो एक बार इस जाल में फंस जाता है वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकता। मैं उसी हालत में वहीं खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं तेज़ी से बस के दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर से उसे खोलने लगी, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो जाम हो गया हो। अचानक ही मुझे उन सब लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो सब एक साथ बोल रहे थे और कह रहे थे, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम यहाँ से सिर्फ मरकर ही जा सकती हो। मैंने पलट कर देखा, वो सब लोग अपनी सीटों पर उठ खड़े हुए थे और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। आंसू मेरी आंखों से तेज़ी से बह रहे थे, जबकि मैं अपने घर वालों को सोच रही थी, जिनके साथ मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी थी। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कम से कम मुझे पहले अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। मैं जो कह रही थी कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, वो मुझे कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देगा, हम मायूस होकर बैठ चुकी थी। अब तो मुझे लगने लगा था कि पुलिस ऑफिसर तो क्या, इन अजीबो गरीब मखलूकों के सामने आमिल का आना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब मैंने आंखें खोली तो अपने इंतहाई करीब एक खौफनाक औरत को देखा, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखों की जगह गोल गोल घड़े थे, जबकि उसका पूरा चेहरा उस वक्त स्याह पड़ा था। एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में मौजूद थी, यानी अपने घर पर थी। ये सब देखकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन कल रात का वाक़या मुसलसल मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची और उस अजीब व गरीब मखलूक ने मेरा पीछा कैसे छोड़ा। लेकिन जो भी था, मैं उनसे बच गई थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था। मैं तेज़ी से कमरे से निकलकर बाहर गई, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैं अम्मी को आवाज़ें देने लगी, लेकिन अम्मी न जाने कहाँ पर चली गई थी। पूरा घर उस वक्त सुनसान पड़ा था। ये सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में चली आई हूँ। मैंने जल्दी से अपने आप को चुटकी काटी ताकि अंदाज़ा कर लूँ कि मैं हकीकत में ये सब कुछ देख रही हूँ या फिर मेरा कोई ख्वाब है। मैं परेशानी के आलम में खड़ी थी और सोच रही थी कि तमाम घर वाले कहाँ पर चले गए, जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर अम्मी खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी। यूँ लग रहा था
वो जानबूझकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उनकी आंखें भी मुर्दा लग रही थी, जबकि मेरी अम्मी की आंखें पूरे खानदान में अपनी खूबसूरती और जिंदा दिली की वजह से मशहूर थी। अम्मी की हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने पूछा, अम्मी आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुनकर अम्मी ने जल्दी से सर हिलाया और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने मुझे मज़ीद बताया कि मैं 2 दिन से बेहोश थी। 2 दिन पहले मैं उन्हें घर के दरवाजे के सामने पड़ी मिली थी। मेरी हालत बहुत अजीब थी, जिसे देखकर घर वाले परेशान हो गए। सोचने लगे कि शायद मेरे साथ कुछ गलत पेश आया है, लेकिन डॉक्टर से टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी ने मज़ीद कहा कि मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अम्मी की बात सुनकर 2 दिन पहले वाला वाक़या मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा और मैं अम्मी को कहने लगी कि अब सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। ये कहकर मैंने अम्मी की तरफ देखा तो उनकी आंखें अजीब से अंदाज में चमकी। ये चमक बहुत ही चुभने वाली थी। मेरे दिल में यकदम ही दहशत भर गई। मैं चाहकर भी वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी जो मैं करना चाहती थी। मेरी ये हालत देखकर अम्मी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, जैसे मुझे तसल्ली दी हो, लेकिन अम्मी का हाथ इस कदर गर्म था कि मुझे अपना कंधा जलता हुआ महसूस हुआ। मैं तेज़ी से पीछे हुई और दोबारा अम्मी की तरफ गौर से देखने लगी। यूँ लग रहा था जैसे वो मेरी अम्मी के रूप में कोई और ही मखलूक हो। लेकिन जब उसने कुरान की चंद आयत पढ़कर ऊंची ऊंची आवाज़ में मेरे ऊपर फूंकी तो मुझे अपना शक दूर होता नजर आया। मैं दोबारा से अम्मी के पास बैठ गई और उन्हें कहने लगी कि चंद दिन पहले ही रात जब मैं वापस आ रही थी तब मैं एक अजीबोगरीब बस में चढ़ गई, जहाँ पर अजीबोगरीब मखलूक पहले से सवार थी। वो तमाम लोग ही जिन्नात थे। मुझे बाद में उस चीज़ के बारे में मालूम हुआ। फिर वो अचानक ही मेरी तरफ बढ़ने लगे। बेहोश होने से पहले मैंने बहुत ही खौफनाक औरत को देखा था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी बात सुनकर अम्मी ने चंद लम्हे मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर अजीब से अंदाज में हंसने लगी। उनको यूं हंसता देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि अम्मी कभी किसी का मजाक नहीं बनाती थी। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि अपनी बेटी का मजाक बना रही थी। मुझे थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर अम्मी के बोलने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन अम्मी मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर रही थी और हंसे चली जा रही थी। उनका चेहरा मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर बाद ही बिगड़ जाएगा। फिर वो जल्दी से खामोश हो गई और संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने झूठी कहानियां मत बनाया करो, और ना ही मुझे ऐसी कहानियों पर यकीन है। जो बात तुम मुझे बता रही हो ये मुमकिन ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा जो सच है मुझे वो बताओ। अम्मी की बात सुनकर मुझे सदमा पहुंचा, क्योंकि मेरी अम्मी ही थी जो सबसे ज़्यादा जिन्नात का यकीन करती। वो हमें हमेशा ही हिदायत करती कि छत पर बाल खोलकर मत जाया करो, क्योंकि जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा वो मुझे सुनसान जगह पर हंसने से भी मना करते। रात के वक्त सफ़र करने पर भी उन्होंने मुझे टोका हुआ था, लेकिन उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, जिसका खमियाजा मुझे लग रहा था कि मुझे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो मेरे करीब से उठकर चली गई। मैं उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उनके जाने के बाद मेरे जिस्म को एक झटका लगा, जैसे किसी ने मेरा जिस्म आज़ाद कर दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ था जब मेरे साथ वो अजनबी लड़का आकर खड़ा हुआ था। उसके जाने के फ़ौरन बाद ही मेरा जिस्म आज़ाद हो गया था। मैंने दोबारा अपनी अम्मी की पुश्त की तरफ देखा। मुझे वाकई वो अपनी माँ नहीं लग रही थी, बल्कि कोई और ही मखलूक लग रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही थी जो मेरी अम्मी मुझसे करती थी, और उसका बर्ताव भी मेरी अम्मी से मुख्तलिफ था। सिर्फ उसकी शक्ल ही थी जो मेरी अम्मी से मिलते थे, या फिर उसकी आवाज़ ही थी जो मेरी अम्मी के होने का पता देती थी। मुझे वहाँ पर बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मुझे अचानक अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश का एहसास होने लगा। मैंने पलटकर देखा, वहाँ पर मेरा भाई खड़ा था। वो भी अजीबोगरीब नज़रों से मुझे देख के जा रहा था। जिस अंदाज में वो चल रहा था, यूं लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो, जबकि मेरा भाई ऐसा नहीं था। वो बहुत ही हंसमुख था।
एक लम्हे के लिए भी वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता था। उसे उछलने कूदने की बहुत आदत थी। अभी उसको इस हालत में देखकर मुझे अपना शक यकीन में बदलता महसूस होने लगा। मैं वहाँ से निकलने ही लगी जब उसने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज़ बहुत ही अजीबोगरीब थी। मैं रुक गई और खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मुझे अपने जिस्म पर आग की तपिश का एहसास होता चला जा रहा था। वो मेरे करीब आकर रुका तो मेरा चेहरा गर्मी से झुलसने लगा। मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत ही अजीब अंदाज में कहने लगा, तुम खूबसूरत हो, इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया है। अगर तुम खूबसूरत ना होती तो हम कब का तुम्हारा काम तमाम कर देते। ये कहकर वो मेरे करीब रुका नहीं बल्कि तेज़ी से साइड वाले कमरे में चला गया। लेकिन मैंने उसे कमरे में दाखिल होते नहीं देखा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कमरे के दरवाजे पर ही गायब हो गया हो। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि सब कुछ बर्दाश्त करूं। तेज़ी से घर से बाहर निकल गई और अपनी खाला के घर की तरफ जाने लगी जो हमारे घर से थोड़े फासले पर था। एक खाला ही थी जो मेरी बात का यकीन कर सकती थी। मैं खाला को अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुनाने का इरादा कर ही रही थी। मैं उनके घर से थोड़े फासले पर मौजूद थी जब वो मुझे अपने घर के बाहर कुएं के करीब बैठी नजर आई। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिराया था। वो उस वक्त परेशान लग रही थी। अपनी खाला को इस हालत में बैठा देखकर मुझे भी परेशानी होने लगी। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरी वजह से परेशान है, क्योंकि फिल वक्त सिर्फ मैं ही थी जिसका मसला बना था। यही सब पूछने के लिए मैं तेज़ी से खाला के पास गई। मैंने उन्हें आवाज़ दी लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें दूसरी बार पुकारा तो इस बार भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरी बार जब मैंने उनके कंधे को हिलाया तो उन्होंने अपना सर उठाया, लेकिन उनके चेहरे को देखकर यूँ लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। वो मेरी खाला नहीं थी बल्कि वो तो कोई अजीब व गरीब ड्राउनी मखलूक थी। ये तो उस औरत से भी ड्राउनी थी जिसे मैंने बस में देखा था। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकले। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। मुझे चिल्लाता देखकर वो अजीब व गरीब मखलूक इंतहाई गुस्से से बोली, अगर तुमने 2 मिनट के अंदर अंदर अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा करके इस कुएं में फेंक दूंगी। उसने बहुत गुस्से से ये अल्फाज कहे थे। पहले उसका चेहरा और उसकी खौफनाक आवाज़ सुनकर मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मैं तेज़ी से वहाँ से हटी और भागने लगी, लेकिन ये देखकर तुम्हें परेशान हो गई कि मैं जितना भागने की कोशिश कर रही थी उतना ही उसके करीब होती जा रही थी। थक कर मैं अपनी जगह पर ही रुक गई। वो औरत जल्दी से उठी और मेरे पास आकर कहने लगी, अगर तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाकर इस अंदाज में चिल्लाए तो वो तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर फेंक देगा, जहाँ से तुम्हारा आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मैंने आंखों में आंसू भरकर उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरे चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, बच्चे, ये सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। अगर तुम रात के वक्त उस बस पर चढ़ने की गलती ना करती तो तुम्हारे साथ ये सब कभी ना होता। ये कहकर वो जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब उस कुएं के पास अकेली मैं खड़ी थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या उस मखलूक ने मेरे गांव के सारे लोगों पर कब्जा कर लिया है या फिर मैं ही किसी और जगह पर मौजूद हूँ। मैंने जल्दी से गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर मैं बचपन से रही थी। यानी ये मेरा गांव ही महसूस हो रहा था, लेकिन लोग मुझे अपने नहीं लग रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र चंद लोगों पर पड़ी जो बहुत ही अजीबो गरीब थे। उन्हें देखकर कोई भी नरम दिल का शख्स अपनी जान खो सकता था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरों से भी ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने जल्दी से नज़रें फेर ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ बल्कि किसी और ही जगह पर मौजूद हूँ। अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, लेकिन यहाँ से निकलने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं चारों तरफ से ही उन लोगों में घिरी हुई थी। मेरे जहन में बार बार अपने घर वालों का चेहरा घूम रहा था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जो दिन में मुझे 3-3 बार कॉल पर बात किया करती थी, अब मेरे यूं अचानक गायब होने पर न जाने उसके दिल पर क्या बीत रही थी। यही एक एहसास था जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। मैं चाहकर भी उस एहसास से निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने उस पूरे गांव का चक्कर लगाया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग ही बहुत अजीब व गरीब हैं। औरतें रुक कर मेरे चेहरे को देखती,
फिर वहाँ पर एक दूसरे के कानों में सरगोशी करते। वहाँ पर मौजूद चंद लोगों ने तो उठकर मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन साइड पर बैठे हुए लोग उन्हें रोक देते और तसल्ली देते। वो लोग अजीबोगरीब ज़ुबान में बात कर रहे थे। मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। और थोड़े ही फासले पर जाकर मेरी नज़र उसी शख्स पर पड़ी जिसे मैंने बस स्टॉप पर देखा था। उन लोगों में वही सबसे खूबसूरत था। मुझे देखकर वो अभी भी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि तुमसे दोबारा मुलाकात करके खुशी हो रही है। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सिर्फ वही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं तेज़ी से उसके पास गई, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, जैसे वो मेरे करीब आने पर खौफजदा हो गया हो। उसने मुझे हाथ से इशारा किया और दूर रहने के लिए कहा। उसके इस रवैये पर न जाने क्यों मेरा दिल दुखने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सब लोगों से बचकर मुझे इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे पास आकर इस बारे में बात करूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ी देर के लिए पुरसकून हो गया। मुझे किसी हद तक लगने लगा कि शायद अब मैं इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हूँ। फिर मैं तेज़ी से उस बाज़ार से बाहर निकल गई, क्योंकि उसने मुझे वापस घर जाने का कहा था। और जैसा बाज़ार की मखलूक का रवैया था, मुझे तो यही लग रहा था कि बहुत जल्द वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। सब लोग ही मुझे बहुत गुस्से से घूर रहे थे। मैं उनके गुस्से की वजह समझ नहीं पा रही थी। इसी वजह से अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन फिर घर वापस आने के बाद सामने का मंजर देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि सामने घर की बड़ी मेज़ पर बहुत सारा कच्चा गोश्त रखा था, जबकि करीब ही अम्मी और मेरे भाई बैठे वो गोश्त खा रहे थे। उनको इस तरह गोश्त खाता देखकर मुझे उल्टी होने लगी। उसके साथ ही मुझे खौफ महसूस होने लगा। मेरी झूठी माँ, जो कुछ देर पहले तक मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रही थी और मुझे यूं महसूस करवा रही थी कि मेरे साथ जो कुछ भी पेश हुआ वो सारा धोखा था, अब वो खुद ही अपने असल रूप में मेरे सामने बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ, वैसे भी बहुत जल्द तुम हम लोगों में शामिल होने वाली हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। अचानक ही मेरे कदम ज़मीन पर जम गए। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरी उस बेबसी पर मेज़ के इर्द-गिर्द बैठे हुए तमाम लोग ऊंची आवाज़ में हंसने लगे। और फिर मेरे भाई के रूप में जो जिन वहाँ पर बैठा था वो कहने लगा, चलो हमारे पास आकर बैठो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी हमारे नाश्ते का हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो हंसने लगा। उसके साथ ही वहाँ पर बैठे तमाम लोग हंसने लगे, जबकि मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैं उन्हें इनकार करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। मैं खामोशी से उनके करीब जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी, एक बहुत ही गंदी बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उनके सामने पड़े हुए गोश्त की तरफ देखा। मुझे उल्टी आने लगी। उसके साथ ही बकरे का सर पड़ा था। यकीनन ये बकरे का ही गोश्त था। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि ये किसी जानवर का है, वरना अगर किसी इंसान का होता तो कोई भरोसा नहीं था। ये लोग अगले दिन मेरा भी नाश्ता कर रहे होते। ज़्यादा देर मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं रोती हुई वहाँ से उठकर चली गई। वो पीछे से दोबारा हंसने लगे। मुझे अपने पीछे अजीबो गरीब सी अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो कि अपने बेटे को कह रही थी, फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये यहाँ पर रहना सीख लेगी। वैसे भी अब इसने यहीं पर रहना है, घर तुम इसे कभी नहीं जाने दूंगी। जबकि उसके बेटे ने जल्दी से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़की बहुत खूबसूरत है। तुम इसे यहीं पर रखो, थोड़े अरसे बाद में तुम्हें बताऊंगा कि इसके साथ क्या करना है। ये कहकर वो दोबारा हंसने लगे, जबकि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे शिद्दत से अपने घर वालों की और अपने इलाके की याद आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस मुश्किल से निकलूं, क्योंकि ये सारा इलाका उनका था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर ये दुनिया कौन सी है। अब सिर्फ एक वही जिन्जात था जो मुझे यहाँ से निकाल सकता था। मैं दोबारा से उससे मिलने के इरादे से घर से निकल गई, लेकिन अभी मैं थोड़े फासले पर ही थी जब मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, यूं घर से बाहर मत निकला करो, बहुत जल्द ये तुम्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई और अपने पीछे देखने लगी, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़े थे। उसकी कमर झुकी हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी। उन तमाम लोगों की निस्बत वो कितने बेहतर हालत में थी। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि आखिर ये लोग हैं कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी
کہ یہ سب کچھ اس بس سے شروع ہوا ہے. جو بھی اس بس میں سوار ہوتا ہے یہ لوگ یا تو اسے جان سے مار دیتے ہیں یا پھر اس انسان کو اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں. چونکہ تم خوبصورت تھی اور جوان تھی اسی وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں مارا نہیں. اب بہت جلد تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے. پھر فی الحال یہ تم سے سختی سے پیش نہیں آ رہے کیونکہ ابھی وہ تمہیں اس جگہ کا عادی بنانا چاہتے ہیں. جب تم اس جگہ کی عادی ہو جاؤ گی تب یہ لوگ تم پر آشکار ہونا شروع ہوں گے. اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کر دو, مجھے یہاں سے نکال دو, مجھے یہاں پر نہیں رہنا, اپنے گھر واپس جانا ہے. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی رات کے وقت کسی بس پر سوار نہیں ہوگی. فی الحال میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی کیونکہ میں کسی بھی طرح اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی. وہ عورت میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی, تمہیں اپنی مدد خود ہی کرنا ہوگی. میں نے اس سے بے صبری سے پوچھا کہ میں اپنی مدد کیسے کر سکتی ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اس بار بوڑھی عورت نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر وہاں سے چلنے لگی. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پوچھتی جا رہی تھی, لیکن بوڑھی عورت دوبارہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی. یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے لبوں کو سیل لیا ہو. اس کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا. پہلے وہ جنات جو میری مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے بھی میری مدد اب تک نہیں کی, اور اب یہ بوڑھی عورت جس نے مجھے کہا تھا کہ صرف میں ہی ہوں جو اپنی مدد کر سکتی ہوں, لیکن اس نے مجھے طریقہ نہیں بتایا تھا. میں سائڈ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی. اب میں وہاں پر تنہائی موجود تھی. مجھے وہاں پر روتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک جن ذات کھڑا تھا. یہ وہی جن ذات تھا جسے میں نے بس پر دیکھا تھا. مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ جلد بازی سے کام مت لو اور اجنبی چیزوں پر اجنبی لوگوں پر بھروسہ مت کرو, لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. میں نے اس سے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے, میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی. خدا کے لیے میری مدد کرو, مجھے یہاں سے نکالو. اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جن ذات نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ ہم سب جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس قبیلے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. کچھ نیک جنات ہیں جبکہ کچھ جنات ظالم ہیں. تمہارا پالا جن جنات سے پڑا ہے وہ بہت ظالم ہے. تم ان کی بس میں سوار ہو گئی تھی اور یہ ایسے جنات ہیں جن کے ساتھ ہماری بھی نہیں بنتی. فی الحال تم جس جگہ پر کھڑی ہو اس جگہ پر ان کا جادو کام نہیں کرتا, بلکہ اس جگہ پر کسی بھی جن کا جادو کام نہیں کرتا. اسی وجہ سے انہیں تمہاری موجودگی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا اور نہ ہی انہیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میں تم سے کون سی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تمہیں مارنا تھا لیکن انہوں نے تمہیں نہیں مارا بلکہ تمہیں اپنا غلام بنانے کا فیصلہ کیا ہے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کسی کا بھی غلام نہیں بننا, مجھے یہاں سے جانا ہے. میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تمہارے ساتھ جتنا سب کچھ ہو چکا ہے اس سے مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا. میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تمہیں یہاں سے اپنی دنیا میں بھیج دوں گا, لیکن اس کے لیے مجھے قربانی دینی ہوگی. میں نے اسے پوچھا کس قسم کی قربانی؟ تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں مجھے انہیں اپنی جان دینی ہوگی کیونکہ میں ان سے بغاوت کروں گا اور ہمارے قبیلے میں بغاوت کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا. میں اپنی وجہ سے کسی کی جان نہیں لے سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ میری وجہ سے اپنی جان کیوں دے گا. تھوڑی دیر بعد مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا. اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے بس پر سوار ہونے سے روکا تھا. اگر میں بس پر سوار نہ ہوتی تو شاید میں اپنی دنیا میں اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی, لیکن میں نے اپنی ضد کی وجہ سے نہ صرف اپنی بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑ لینا. تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور وہ بھی میرے سامنے ہی موجود تھا. اس نے مجھے کہا
کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرے گا۔ میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ بچوں گا یا نہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور اس محبت کا حق بھی ادا کر دیا میں نے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تب میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ چند دن تو مجھے اپنے گھر والوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی جنات ہیں۔ امی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ انہوں نے ایک عامل سے بات کی، اس عامل نے 1 ہفتے تک میرا علاج کیا، جس سے میں دوبارہ بہتر ہونے لگی۔ مجھے یاد ہے جب میں ہوش میں آئی تھی تو تب امی نے مجھے بتایا تھا کہ میں 1 ہفتے سے کومے میں موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک اندازہ نہیں لگا پائی کہ جو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ حقیقت تھی یا پھر واقعی کوئی خواب تھا۔